हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। आज हम सीटेट की सीडीपी मैराथन करेंगे एक ही क्लास में। अगर आपने अभी भी कोई वीडियो नहीं देखी है सीटेट की सीडीपी के लिए, तो आप ये एक वीडियो आप सिर्फ देख के चले जाइए। इसमें आपके बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप इस एक वीडियो को देख के भी 20 प्लस कर सकते हैं। और अगर आपको 20 से 25 प्लस चाहिए तो इससे पहले मैंने आपके 100 क्वेश्चन की सीरीज़ डाली है, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास सीडीपी की। तो सबसे पहले मैं आपकी जीएनपीआर से स्टार्ट करूंगी ये क्लास। डिटेल वीडियो मैंने आपके सब पहले डाल चुके हैं, इसके अंदर मैं आपको सारे टॉपिक कवर करूंगी, बट इन नॉट डिटेल आप कह सकते हैं। पर ये है कि मैं आपको सबकी नॉलेज जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके ऊपर पूछे जाते हैं, उन चीज़ों के ऊपर वो मैं आपको कवर करूंगी। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप मेरे चैनल पर और जाके वीडियो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट माई क्लास नाउ। फर्स्ट हम लेते हैं आपका जीन पियाजे। तो जीन पियाजे थे कौन? अगर आपसे पूछा जाए जीन पियाजे के बारे में तो आप जीन पियाजे के बारे में क्या कहेंगे? तो जीन पियाजे जो थे आपके, इनको पाइगेट कहते हैं इंग्लिश में, और वैसे जीन पियाजे हम बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने आपको दिया क्या था? इन्होंने आपको दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग के बारे में इन्होंने आपसे बात की थी। इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में आपसे इन्होंने बात की थी। ये जो मैं वो करा रही हूँ ना, आप अगर आप कहीं नोट कर लें, पर अभी तो टाइम नहीं होगा आपके पास नोट करने का भी, तो आप वैसे आप हमें नोट्स बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो ये थे, ये आपके थे कौन? सबसे पहले ये आपके एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनको ज़्यादातर हम एक्टिव कंस्ट्रक्टर के बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी बात आएगी यहाँ पर जीन पियाजे की। इनको बिल्डर के रूप में भी कहा जाता है, ये पूछ ले जाते हैं ये शब्द आपके पेपर में। नन्हे वैज्ञानिक के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि नन्हे वैज्ञानिक कौन थे, तो भी आप कहेंगे कि आपके जीन पियाजे थे नन्हे वैज्ञानिक। एक्सप्लोरर किसे कहा जाता है? एक्सप्लोर करते थे ये ज़्यादातर। तो एक्सप्लोरर के बारे में पूछा जाए तब भी आपका जीन पियाजे आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कंस्ट्रक्टिव कौन थे, तो भी आपके जीन पियाजे थे। कंस्ट्रक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं रचनावादी। ये मैं आपके वो वर्ड बता रही हूँ जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे नन्हे वैज्ञानिक के ऊपर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि आपके जीन पियाजे थे। तो इसके बाद आपका एक वर्ड पूछा जाता है स्कीमा। मैं आपके वो टॉपिक कवर कर रही हूँ जो पेपरों में आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्कीमा क्या आता है ज़्यादातर आपका? स्कीमा जो है आपका पेपर में क्वेश्चन स्कीमा के ऊपर ज़्यादातर बन जाता है और आता ही आता है। लगभग 99% चांस होते हैं कि स्कीमा के ऊपर आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए स्कीमा क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो मेंटल पॉकेट्स, या फिर मानसिक संरचनाएं। मेंटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इन्हें। हम इस क्लास के अंदर सिर्फ वही बात करेंगे जो आपके पेपर में टॉपिक्स आते हैं और जिनके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। स्कीमा के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा मानसिक संरचना को हम क्या कहेंगे, तो आपको बताया जाएगा स्कीमा कहेंगे। तो पियाजे ने सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांत में बताता है कि बच्चा एक मानसिक तथा संज्ञानात्मक आपका वर्ड यूज होता है पियाजे के उसमें, कॉग्निटिव। मैंने आपको अभी बताया फिर फर्स्ट पेज में कॉग्निटिव वर्ड यूज होता है कि संज्ञानात्मक और संरचनाओं के साथ पैदा होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आप ना ज़्यादातर लिसनिंग कीजिए, जो लिखना है वो मैं आपके बोर्ड पे लिख दूंगी, आप सुनिए मेरी आपको क्या समझाई हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कॉग्निटिव के ऊपर, मानसिक के ऊपर, कि पियाजे ने कहा है कि बच्चा जो होता है ना वो एक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचनाओं के साथ पैदा होता है। ठीक है जी। 14 से 15 साल में इन्होंने कहा है कि मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होता है बच्चा। और क्या बताया है, 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास की स्थिति प्राप्त करता है, ये इन्होंने बताया है हमें। ठीक है जी। तो इन्होंने इसके बाद हमें बताया है 4 एलिमेंट का ये आपका एक बनता है लाइक MESE, इसको शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं 4 एलिमेंट्स की। मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है।
तो फर्स्ट आपकी होगी मैच्योरेशन, देन आपकी एक्सपीरियंस, फिर आपकी सोशल इंटरेक्शन, देन आपकी इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये आपकी सेकंड एक्सपीरियंस एक्टिविटी है। थर्ड ये आपकी फोर्थ में आपको समझा देती हूँ। मैच्योरेशन हो जाएगा आपका परिपक्वता, ये आपके समझ, ये आपस में ना इंटरेक्शन करती हैं आपकी तीनों। मैच्योरेशन जो होगा ये आपका ये एक्सपीरियंस के साथ सोशल इंटरेक्शन ये ऐसे, और इक्विलिब्रियम ऐसे। ये आपको ज़्यादातर पूछ ले जाते हैं, 4 एलिमेंट आपके पेपर के अंदर आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पहला नंबर पर MESC की तरीके से आप याद रखिए। मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज़। एक्सपीरियंस कैसे होगा आपको, एक्टिविटी कर करके, सोशल इंटरेक्शन या फिर इक्विलिब्रेशन, ये आपको लेना है। ठीक है जी, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे होगा आपका। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं अपना एसिमुलेशन। हिंदी में इसको कहते हैं आत्मसात। और यहाँ पे जाके आपका हो जाएगा एकोमोडेशन। ये क्वेश्चन आपका पेपर में बनता ही बनता है। आत्मसात समायोजन के ऊपर एकोमोडेशन क्या है, एसिमुलेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है, तो ये आप समझ लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताऊंगी जो आपका पेपर में आता है। तो ठीक है, अगर हम एसिमुलेशन क्या होता है, आत्मसात क्या होता है हमारा, कैट डॉग का एग्जाम्पल हम लेंगे। जीन पियाजे के ऊपर वीडियो मैंने बहुत ही प्रॉपर वीडियो अपनी करा रखी है, अभी 1-2 क्लास पीछे ही, आपके अब जाके वहाँ देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है तो आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एसिमुलेशन क्या होता है, जैसे कि अगर हमने कोई एक न्यू इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिली है, जैसे हम एक बच्चा है जिसने सिर्फ कैट ही देखी आज तक, पर उसको आज डॉग दिखाई दिया तो उसको कैट कहेगा, तो उसको फिर हमने उसमें एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि ये कैट नहीं है, ये डॉग है, कि ये भौंकता है, भाव भाव करता है और वो म्याऊं म्याऊं करती है, तो हम उस बच्चे को एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि ये आपने जो पहले देखी थी वो कैट थी, पर जो ये है ये डॉग है, ये कैट नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो आपका इक्विलिब्रेशन करेगा। उसके बैलेंस में क्या थी, उसके बैलेंस में थी बिल्ली। फिर न्यू सिचुएशन आपकी उसकी आ गई। यहाँ पे आप सोचिए उसके बैलेंस में थी, उसके दिमाग में थी बिल्ली, न्यू सिचुएशन क्या हुई, उसने डॉग देखा एक। फिर उसके दिमाग में क्या हो गया, उसके दिमाग में हो गया डिसइक्विलिब्रेशन, क्योंकि उसने दिमाग में बैठा रखा था, बैलेंस बैठा रखा था कि भैया जिसके 4 पैर होते हैं, जो चलती है, जो ब्लैक कलर की होती है वो बिल्ली होती है, पर आज आपने उसको 4 पैरों की ब्लैक कलर की आपने कोई और चीज़ दिखाई है, वो सोच रहा है ये म्याऊं म्याऊं करती थी, ये भाव भाव कर रहा है, तो ये क्या है, तो ये डिसइक्विलिब्रेशन हुआ उसके अंदर, डिसबैलेंस में हो गया वो दिमाग में उसके। यहाँ डिसबैलेंस हुआ, यहाँ बैलेंस हुआ, यहाँ डिसबैलेंस हुआ कुत्ता देख के। तो फिर हम उसको समझाएंगे, एडजस्टमेंट करवाएंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन को, तो फिर वो क्या बैठा लेगा, वो समायोजन बैठा लेगा आपका। ओके देन, तो ये आपका इक्विलिब्रेशन, आपका एसिमुलेशन, न्यू सिचुएशन क्या होती है, आपको वर्ड समझ में आने चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ज़्यादातर। थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज आगे पीछे रहती है, वो लैंग्वेज वाले जितने भी क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेपर के बनाए हुए 100 सीरीज़ के क्वेश्चन है, वो मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाए हुए, जो मैंने इससे पहले क्लासेस डाली हैं आपके 2 पार्ट्स के अंदर, आप उनको देख लीजिए। आपका सारा टॉपिक समझने के बाद आपको मेरे कहने से आप ये सिर्फ 3 वीडियो देख के पेपर करने चले जाइए, आपके 20+ नंबर CDP में बहुत अच्छे से बन जाएंगे। उसके अंदर क्वेश्चन तो पैडागोजी के मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे आपके CDP के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे कहने से तो आपके, मेरे हिसाब से तो आपके बहुत अच्छे नंबर बन सकते हैं अगर आप मेरे 5-6 वीडियो ही अगर आप मेरी पिछली देख लीजिए तो नेक्स्ट अगर हम करते हैं इनकी, तो इन्होंने ना हमें, जीन पियाजे ने हमें 4 स्टेज दिए हैं। मैं आपको ना यहाँ थोड़ा सा फटाफट कराऊंगी आपको। इन्होंने हमें क्या दिए हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं।
इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SPCF। आप इसे याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, सम पीपल कांट फोकस फॉर लर्न। ठीक है जी, तो 4 स्टेजेस हम इनकी बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट स्टेज हो जाएगी सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी 0 से 2 साल तक की होती है। इसके बाद आपकी आ जाएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद आपकी आएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ आपकी हो जाएगी फॉर्मेटिव ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है जी, हिंदी में कॉन्क्रीटिव को कहते हैं मूर्त सक्रियात्मक स्टेज आपकी। ज़्यादातर आपकी जो स्टेजेस पेपर में पूछी जाती है वो ये वाली पूछी जाती है, कॉन्क्रीट वाली ज़्यादातर पेपर में आती है, पर आजकल ऑनलाइन का चक्कर हो गया तो किसी के अंदर भी कोई भी स्टेज आ सकती है, तो आप चारों समझ जाते हैं। आपके अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहाँ होती है, आंखों के सामने सामान रखा तो उनको दिखेगा, अगर आप खिलौना दुबका दे तो बच्चा थोड़ी देर के रोक के चुप कर जाता है, वो भूल जाता है उस खिलौने के बारे में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। यहाँ पे आपका जो होता है वो डिफर इमिटेशन होता है। यहाँ पर इमिटेशन करता है बच्चा, आपका नकल करके सीखता है जो भी कुछ करेगा। जैसे उस बच्चे ने अगर आपको कुछ बोलते हुए सुना तो वो पूरे दिन वही बोलता रहेगा। यहाँ पे वो बच्चा आपका बार बार आपका इमिटेशन कर रहा होता है। गुड डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, अगर आप उस बच्चे को कुछ अच्छा सिखाओगे तो इस एज में बहुत जल्दी सीख जाता है। सेंसेस आर टीचर्स, आपके जो बच्चे इस उम्र में आपके सेंसेस जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं, वो आपको ज़्यादा सिखाएंगे। 5 सेंसेस यूज होते हैं इसके अंदर। मोटर एक्टिविटी में समझ बनती है आपकी। आई हैंड कांटेक्ट होता है, ये मौखिक अवस्था के लिए यूज होता है। हर सेंस का प्रयोग आपका करता है इस स्टेज के अंदर बच्चा आपका। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंसी इन वाली स्टेजेस में आपकी नहीं होती, यहाँ पर भी इमिटेशन नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी लैक लॉजिक होती है। लैक पर्सनैलिटी में कमी होती है आपकी। जैसे बर्फ को अगर पानी में बदल सकते हैं तो पानी को बर्फ में बदल सकते हैं, ये बच्चे को समझ में नहीं आएगा। निर्जीव को सजीव मानेगा, जैसे आपने इस उम्र में देखा होगा 2 साल में अगर उसकी गुड़िया को भी चोट लग जाए तो वो रोने बैठ जाएगा, मेरी गुड़िया को चोट लग जाएगा। इस वर्ड को हम कहते हैं एनिमिस्टिक। ईगोसेंट्रिज्म होता है इसके अंदर आपका। अहम केंद्री जिसे कहते हैं हिंदी में। सिंबॉलिक थॉट होते हैं इसके अंदर। ऑर्डिनेशन होता है आपका, मेमोरी बेस्ड होती है ये वाली आपकी, नॉलेज बेस्ड होती है। इरिवर्सिबिलिटी इसके अंदर आपकी होती है आपकी। ओके देन, इसके अंदर आपका ईगोसेंट्रिज्म नहीं होगा। यहाँ पर आपका लॉजिकल माइंड होता है। अगर आप उसको 2 11 दिखाएंगे ना कि 2 + 11 करना, बोल भी देंगे, नहीं यहाँ पर आपको करके दिखाना पड़ेगा 12 + 11, तो समझ जाएगा। और यहाँ पर आपको करके भी दिखाना नहीं पड़ेगा, अगर आप सिर्फ बोल के बता देंगे ना उसको कि 12+ करो, तो यहाँ पर आपका लॉजिकल माइंड होता है। यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट माइंड हो जाता है बच्चे का, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक माइंड।
यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट लॉजिकल माइंड हो जाएगा। ऑर्डिनेशन मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर आपका यहाँ पे अमूर्त माइंड होएगा आपका, और इसके अंदर आपका CCS होता है, इसके अंदर क्लासिक। तो इसके अंदर आपका लॉजिकल माइंड होएगा, कॉन्क्रीट लॉजिक होते हैं। यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, अमूर्त होगा। यहाँ पे एक CCS का लॉजिक हम लेते हैं। C मतलब क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन मीन संरक्षण, और सीरिएशन मतलब सीरीज। जैसे कि अगर बच्चों को आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो वो लगा देगा। एग्जाम्पल जैसे कि अगर ये बॉल है, ये इस टाइप से रखी हुई है, तो अगर उसको सीरीज़ में लगाने को भी कहेंगे तो वो लगा देगा आपकी एक लाइन से। तो यहाँ बच्चों को समझ में आता है, क्लासिफिकेशन करना, कंजर्वेशन करना, चीज़ों को पलटना उलटना सब आ जाता है। तो यहाँ पे हम जो कहेंगे आपका हाइपोथेटिक डिडक्शन रीजनिंग होती है, वो यहाँ पर आपकी डिडक्टिव लॉजिक होते हैं आपके। लॉजिकल माइंड होएगा, बताने में समझ जाएगा। एक स्पेशल इगोसेंट्रिज्म होता है, अपने आप को अनोखा समझता है बच्चा इस स्टेज के अंदर। तो चलिए आप चलते हैं हम लेव एस वाइगोस्की पर। तो लेव वाइगोस्की थे कौन आपके के ऊपर बात करते हैं। ये जो थे ना आपके, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनको हम कहेंगे, वो आपके कॉग्निटिव के ऊपर काम करते थे, दिमाग के ऊपर। लेव के बारे में जैसी बात होगी, सोशल के ऊपर बात होंगी। ये आपके रचनावादी थे, सोशल कंस्ट्रक्टिव थे, रचनावादी। इनका फोकस कहाँ पर था आपका? इनका फोकस जो था ना आपका, ज़्यादातर आपका था, ज़्यादातर क्या था ही आपका सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट पर। अगर ये बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है सीधा कि सोशियो कल्चर एक्सपेक्ट में 4 नाम दिए जाते हैं, तो सीधा सीधा आपका लेव वाइस्की। सोशल के ऊपर जहाँ भी आप बात हो गई आपकी, लेव वाइस्की करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने ना 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए थे अपने। जिसे हम कहते हैं SCL शॉर्ट फॉर्म आपकी। जहाँ पे आपकी इन्होंने बात की है सोशल इंटरेक्शन पर, कल्चर पर, लैंग्वेज पर। ये आपस में ना सारे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो जैसे लैंग्वेज आपकी जो ये आपस में सब आपस में इंटरेक्शन कैसे होते हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ। जो लैंग्वेज होती है ना, वो आपकी डेवलप कैसे होगी, सोशल इंटरेक्शन से। तो लैंग्वेज इज ए ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज जो सीखना होता है ना, वो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो 3 फॉर्म आपके लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है आपकी सोशल इंटरेक्शन से। ग्रेट टूल होता है आपका कम्युनिकेशन के तौर पर। तो 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होते हैं आपके।
सोशल स्पीच आपकी जो आपकी सेकंड एज से स्टार्ट हो जाती है। प्राइवेट स्पीच आपकी निजवाक जिसे कहते हैं। निजवाक खुद से बात करना, निजवाक मतलब ये आपके 3 एज से स्टार्ट होती है। और एक होती है आपकी साइलेंट इनर स्पीच। अंदर चली जाए आपके, मतलब ये आपकी होती है 7। खुद से बातें तो करते हैं पर पता नहीं चलता। नेक्स्ट हम समझते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपकी वाइगोस्की के बारे में आपकी, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे कि वाइगोस्की की जब बात होती है ना, वह 3 वर्ड आपके यूज़ होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आपके यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका यूज़ होएगा MKO, मोर नॉलेज अदर। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर बनता है, तो आपको पता होना चाहिए जीपीटी क्या है। स्कैप फोल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है, स्कीमा के ऊपर क्वेश्चन बनता है। मैं जो आपको करा रही हूँ ना, लेवायोस्की के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस वीडियो के इन स्लाइड्स के अंदर, जो आने ही आने हैं। तो आप बस ये सारी वीडियो ना एक बार देखते चलिए बिना स्किप करे और समझते चलिए। अगर आप ये वीडियो आप 1-2 बार देख लेंगे ना लगातार, तो आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको वो चीज़ आपके दिमाग में थोड़ी सी अटक जाएंगी कि आप पेपर में वो क्वेश्चन डन कर पाएँ। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी सपोर्ट हम कह सकते हैं स्कैफोल्डिंग को। लाइक हेल्प देकर लेवल उठाते हैं, हाथ पकड़कर लिखना सिखाते हैं, जैसे हम उसको स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। साइकिल पकड़ के सिखाना, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने। अब हम इसको समझ लेते हैं इन सारे वर्डों को फिगर के थ्रू। देखिए, एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है आपका, मतलब एक इंडिपेंडेंट बच्चा है आपका। ये लीजिए इंडिपेंडेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप अपने बना लेना अपने नोट्स। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है आपका। तो आपका जो पोटेंशियल है ना, अगर आपको कोई सिखाए तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपका जो पोटेंशियल है वो यहाँ तक का है। हो सकता है आपका इस तरह का कोई लेके जाए तो यहाँ तक पोटेंशियल आपका। तो ये जो बीच का जो गैप होता है इसको हम कहते हैं जीपीटी। इन दोनों के बीच का अंतर जो आपका होगा कि आप यहाँ पर हैं पर आपको यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ पर ना बीच में MK होता है, जो आपका टीचर होता है, जो आपसे ज़्यादा जानता है, इससे ज़्यादा जानता है, वो आपको समझाएगा और आपको पकड़ के स्कैप फोल्डिंग करके आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। तो वो जो बंदा होता है जो आपको सिखा रहा होता है वो MK होता है, लाइक टीचर, और जहाँ आपका वो उठा के आपको वहाँ तक पहुँचाता है ना, वो आपकी स्कैप फोल्डिंग कहलाएगी। इस प्रक्रिया को हम रेसिप्रोकल टीचिंग या कोलैबोरेटिव टीचिंग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे आपकी कोलबर्ग के बारे में। मोरल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है कोलबर्ग का, तो हम इसको भी देख लेते हैं। आज आपके सारे टॉपिक मैं कवर कर दूंगी इसी वीडियो में, जो आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 100 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने कराई हुई, इन सभी क्वेश्चन के ऊपर जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं आप उनको देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप CDP में बहुत अच्छे नंबर ले पाएंगे। और वो पैडागोजी के भी क्वेश्चन उसमें CDP के साथ आपके 50 क्वेश्चन CDP के और 50 क्वेश्चन पैडागोजी के भी हैं उसमें। तो आप अगर वो 100 क्वेश्चन की सीरीज़ कर लेंगे तो आप पैडागोजी तो 75 नंबर तक आपकी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कहानी बताती हूँ कि मैं सब कुछ लिखूँगी नहीं लिखूँगी, वैसे मेन चीज़ें, तो आप एक सुनिए बस मेरी बात।
कि कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट में हुआ क्या था कि इन्होंने एक सैंपल्स लिए थे, जो सैंपल्स लिए थे उन्होंने सिर्फ मेल्स के लिए थे। तो जब उन्होंने सैंपल्स सिर्फ मेल्स के लिए ना, तो इसे हम जेंडर बाइस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जेंडर बाइज्ड थ्योरी। इसको हम जेंडर बाइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि फीमेल का पर्सपेक्टिव ही नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने सिर्फ मेल को तवज्जो दी, क्योंकि वो खुद मेल थे। तो एक उनकी असिस्टेंट थी, उनकी एक स्टूडेंट थी, जिसे हम कहेंगे कैरोल गिलिगन। कौन थी स्टूडेंट उनकी? कैरोल गिलिगन। तो इनकी स्टूडेंट थी। इन्होंने ये आवाज़ उठाई कि जो इनकी थ्योरी है ना, वो जेंडर वाइज थ्योरी है, क्योंकि उन्होंने मेल से पूछा है जो भी सैंपल्स वगैरह लिए हैं, तो इन्होंने फीमेल्स को तो लिया ही नहीं। तो इनकी फीमेल स्टूडेंट थी जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। तो ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर कि थ्योरी थी क्या। मोरालिटी के ऊपर बात हुई है इसके ऊपर। इसमें इसे हिंदी में हम कहेंगे नैतिकता। नैतिकता क्या हो सकती है? आपकी राइट हो सकती है और रॉन्ग हो सकती है। तो इसमें मोरल रीजनिंग के ऊपर बात की गई है। मॉरल डिलेमा के ऊपर बात हुई है। नैतिक नैतिक तर्क के ऊपर इसमें बात हुई है। यहाँ पे आपकी नैतिक दुविधा के ऊपर बात हुई है। तो मोरल रीजनिंग के अंदर क्या बात हुई है? थिंकिंग, तर्क इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए हम। और मोरल डायलेमा में क्या बात हुई है? थिंकिंग, रीजनिंग के ऊपर, कॉग्निटिव मैच्योरिटी के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके अंदर एग्जांपल था हेन्स का। तो उसके अंदर क्या था कि वो ना अपने 1000 रुपये करीब उसको मांग रहा था दुनिया से। क्या करना था उन्होंने? उसने अपनी वाइफ को मरने दें या चोरी करे मेडिसिन। उसके पास ना पैसे नहीं थे, तो उसको अपनी वाइफ को या तो मरने दे दे, वो छोड़ दे, और अपने मोरल्स रखे कि हाँ भाई चोरी करना बुरी बात है, मैं चोरी नहीं करूँगा, और या फिर वो मेडिसिन चुरा ले और अपनी बीवी के लिए, बीवी को दे के उसको बचा ले। तो इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर उनकी जो स्टेजेस है ना, इसके अंदर आपकी 6 स्टेजेस की बात होती है। तो इसके अंदर पहली स्टेज आपके पनिशमेंट, 4th स्टेज में आपको लॉ ऑर्डर रूल ब्रेक करे, या 5वें ऑर्डर में आपको दोनों ही वो गलत हो जाए। तो आपकी इसके अंदर वो हेंज एक डिलेमा में के अंदर रहता है कि वो करे क्या, मोरल को अपने ऊपर कर रखे या अपनी वाइफ को ऊपर रखे, इससे वो प्यार करता है। तो यह आपकी इनकी स्टेजेस और लेवल में आपको समझाया गया है मोरल थ्योरी की। तो मैं आपकी इनकी स्टेजेस आपको समझाती हूँ कैसे मोरल डेवलपमेंट में कैसे बात होएगी आपकी। ठीक है जी, मोरल डेवलपमेंट की ना आपकी अगर आपसे कोई लेवल पूछे तो आप बताएंगे 3 लेवल हैं आपके। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, मैं बोल रही हूँ प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। हिंदी में इसको कहेंगे पूर्व लौकिक या परंपरागत, इसे कहेंगे पारंपरिक या रूढ़िवादी, और इसको आप कह देंगे तो रूढ़िवादी से समझ में आ जाएगा कि रूढ़िवादी बातें होंगी इसमें। और 3 आपकी हो जाएगी आपकी बात की। इसके अंदर आपके स्टूडेंट्स आएंगे 4 से 10 ईयर के, नो सेल्फ मॉरलिटी, आउटसाइड वर्ल्ड को मानते हैं। इसके अंदर आपके 10 से 13 सोसाइटी की बात होगी इसके अंदर, और यहाँ पे आएंगे 13+ वाले सेल्फ चोजन, जो अपने बारे में सोचेंगे। ठीक है जी। तो आपके लेवल अगर पूछा जाए तो 3 लेवल है आपके, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज।
और अगर आपसे पूछा जाए स्टेजेस तो यहाँ पे आपके हो जाएगी 6 स्टेजेस। हर लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं आपकी। तो S1, S2, S3, S4, S5, S6 की बात होएगी यहाँ पर। तो मैं आपको बताती चलती हूँ। S1 जो आपकी थी ना वो अवॉइड पनिशमेंट एप्रिशिएट प्रेज। इसके अंदर आपको क्या करता है, यहाँ पे आपकी बात होएगी छोटे बच्चों के बारे में, यहाँ पे आपकी बात होएगी बड़े बच्चों के बारे में, यहाँ पे आपकी बात होएगी किशोर अवस्था के बारे में, टीनेजर्स के बारे में। तो आप बस समझते चलिए। वन टू 4 स्टेज जो है आपकी, इसे हम कहेंगे सार्वभौमिक स्टेज यानी यूनिवर्सल स्टेज। हिंदी मीडियम आपको बताते चल रही हूँ। और 5th और 6th स्टेज जो आपकी है वो यूनिवर्सल स्टेज नहीं है, सार्वभौमिक स्टेज नहीं है। आप समझते चलिए क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। फर्स्ट के अंदर आपकी बात होती है अवॉइड पनिशमेंट एप्रिशिएट प्रेज, मतलब कि इस स्टेज के अंदर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। सेकेंड स्टेज के अंदर आपकी बात होएगी फर्स्ट लेवल के म्यूचुअल बेनिफिट्स, टिट फॉर टैट वाली जो कंडीशन होती है ना वो आपकी इस वाली स्टेज में आती है, टिट फॉर टैट। इसके अंदर अवॉइड पनिशमेंट प्रेज एप्रिशिएट, ठीक है। सिंबॉलिक रिलेशनशिप होता है इसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज होगा, टिट फॉर टैट जैसा आप करोगे वैसे वो किसी आपको जवाब देगा। थर्ड स्टेज जो होती है वो आपकी गुड बॉय गुड गर्ल वाली होती है। इसके अंदर सब बच्चों को बड़ा शौक होता है 10 से 13 एज में, गुड गर्ल है आप गुड बॉय हो, आप उन्हें ऐसे कहोगे तो रियलिस्टिक ना होकर ये आइडियलिस्टिक होती है, आपकी समाज के हिसाब से व्यवहार करता है आपके थर्ड में। फोर्थ के अंदर क्या होता है आपके लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, ठीक है जी। इसमें रूल्स को फॉलो करने वाला लाइक मैरिज वगैरह जैसे होती हैं आपकी सोसाइटी के ऊपर बात की गई है इस स्टेज के अंदर आपकी। तो यहाँ पे आपके सेल्फ चूजन होंगे। फिफ्थ के अंदर सोसाइटी लॉ, जैसे कि आपकी ऑनर किलिंग वगैरह आती है, हर जगह लागू नहीं होगी, पर गांव में होती है शहरों में नहीं। 6 स्टेज होती है आपकी ग्रैंड पेरेंट स्टेज। इसके अंदर मानवीय मूल्य आ जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स नहीं देना, तो दुनिया की भलाई के लिए खुद का बुरा भी कर सकते हैं इस स्टेज के अंदर आपकी ग्रैंड पेरेंट स्टेज के अंदर। तो मैंने आपको समझा दिया आपके कॉल बैक के बारे में भी। तब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अपना। वन मिनट, मैं देख रही थी कि मैं आपको नेक्स्ट क्या बताऊं। इंटेलिजेंस के ऊपर चलो हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। चलिए जी, इंटेलिजेंस को लेते हैं अपना। इंटेलिजेंस का टॉपिक ही आपका आते हैं इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस आपके। इंटेलिजेंस का जो लैटिन भाषा से शब्द लिया गया है, जैसे कि पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो शब्द क्या है आपका इंटेलिग्री, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर ना आपकी 2 थ्योरी पे बात होगी। एक आपकी दी है एल्फ्रेड बिने ने, एक आपकी दी है
तो क्या हुआ था कि आपका यूनिफैक्टर, ये इम्पोर्टेंट है, आपका पूछ लिया जाता है। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी आपकी, यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी। जिसे बाद में नकार दिया गया इस थ्योरी को, तो बाद में ली गई है आपकी स्पियर्समैन की थ्योरी टू फैक्टर इंटेलिजेंस। स्पेसिफिक और जनरल। तो कंसेप्ट क्या है आपका आईक्यू का, तो 1912 में आपके विलियम स्टर्न ने आपका आईक्यू का संपर्क या कंसेप्ट दिया था। किसने दिया था आपका 1912 में, विलियम स्टर्न ने आपका ये दिया था आपका आईक्यू का कंसेप्ट। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या कहेंगे हम, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपका MA + C डायरेक्ट आया था आपका आईक्यू का फॉर्मूला क्वेश्चन, इंटू 100। MA मतलब आपकी मानसिक आयु, CA मतलब आपका वास्तविक आयु, या फिर बायोलॉजिकल एज, आपकी क्रॉनिकल एज, कुछ भी आपका पूछ सकता है इसमें। तो MA का कंसेप्ट किसने दिया है आपका, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका कंसेप्ट किसने दिया है आपका, एल्फ्रेड बिने ने। (1908) में। और फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, वो भी आपका एल्फ्रेड बिने ने दिया था, जो 1905 में हुआ था। ये आपका 1908 में दिया है। अगर आपसे सीधे पूछा जाए, आपका इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है कि आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया, सीधा सीधा किसने दिया है आपका, विलियम स्टर्न ने। आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है आपका, लुई टर्मन ने। ये पूछ लिया जाता है आपसे, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूला और कंसेप्ट में। कंसेप्ट आपका विलियम स्टर्न ने दिया है, फॉर्मूला आपका लुई टर्मन ने दिया है। और अगर आपसे फॉर्मूला क्या था आपका, MA/CA × 100। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि MA किसने दिया है, तो आप बताएंगे एल्फ्रेड बिने ने दिया है। यहाँ मैंने आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दी इस फॉर्मूले को लेकर, या इंटेलिजेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नाम जो घूमते हैं। MA आपसे पूछा जाए तो एल्फ्रेड बिने ने दिया है मानसिक आयु, आपका फॉर्मूला पूछा जाए किसने दिया तो लुई टर्मन ने दिया है, कंसेप्ट किसने दिया आईक्यू का, विलियम स्टर्न ने दिया है। CA आपसे पूछा नहीं जाता कि किसने दिया है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो अगला हम लेंगे क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस मीन्स रचनात्मकता और बुद्धि। इसके अंदर क्या दिया गया है आपका, सकारात्मक रिश्ता, कि मतलब कैसे क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस काम करती है। तो आपका
टर्मन ने 1920 में पाया कि हाई आईक्यू वाले जो होते हैं वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनमें ज़्यादा दिमाग हो वो आपके क्रिएटिव भी हो। ये टर्मन ने पता लगाया 1920 में कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनमें हाई आईक्यू है वो आपके क्रिएटिव भी हों। तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने क्या करा था, तो उनकी एक थ्योरी थी फफोई, जिसे कहते हैं फफोई, याद करने के लिए, मतलब फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल, इलिब्रेशन। कि अगर आप हाई क्यों आप क्रिएटिव कैसे होना, वो फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, इलिब्रेशन होना चाहिए। फफोई का आपका ये रूल चलता है, ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, आपके ऑप्शंस में दिए जाते हैं ये ऑप्शंस। तो आप नेक्स्ट पे चलिए, थिंकिंग हमारी कैसी होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। थिंकिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है आपकी, डाइवर्जेंट एंड आपकी कन्वर्जेंट। इसको कहेंगे हम अपसारी, इसको कहेंगे हम अभिसारी। ये क्वेश्चन बनता ही बनता आपके हिंदी पेडागोजी में, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, इंग्लिश पेडागोजी में आ जाता है आपका, सीडीपी में आ जाता है। तो डाइवर्जेंट मीन्स हो जाएगा आपका ओपन एंडेड, मीन्स आपके बहुदिशा में आंसर चलेंगे। लाइक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप किसी भी संख्या 2 से आप बड़ी संख्या बताएंगे तो नहीं अनगणित हो जाएंगे आपकी। और अभी सारी आपका होता है क्लोज एंडेड, एक ही दिशा में आंसर, जैसे एमसीक्यू होते हैं उनका आंसर एक ही होगा। या फिर जैसे मैं आपको एक सीरीज बना दूं 2, 4, 6, 10, 12, आपको यहाँ पूछा जाए तो आप सब बता देंगे कि यहाँ पर 8 आएगा, आपका क्लोज एंडेड है कि सबका आंसर एक ही होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे टेबल अगर मैं आपको बता दूं ये एवरेज वाली वगैरह, तो आपका टेबल कैसे बनती है ये आईक्यू की, बिलो 70 70 से 79, 80 से 89, यहाँ आपके एवरेज होते हैं। एवरेज पूछा जाता है, एवरेज ज़्यादा पूछा जाता है आपका 100 से 100 वाले, यहाँ 110 से आपके 199, 19 वाले 120 से 130, या फिर अबव 130। तो ये आपके आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके एवरेज हैं, ये लो एवरेज, ये बॉर्डर लाइन पर होते हैं आपके, ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल होंगे इनको। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो हाई एवरेज, यहाँ पर अगर आपको 120 से 130 वाले पूछा जाए तो सुपीरियर, और अबव 30 वाले वेरी सुपीरियर। परसेंटेज इनकी ज़्यादातर आप यहाँ ले लीजिए 50% होती है, यहाँ पे 2.2%, 6.7, 16.1, 16.1, 6.7। अब यही आपके ऊपर चलेगी, ऐसे यहाँ चलेगी 2.2% तक की। मैं आपको समझा दिया। ज़्यादातर आपका एवरेज पूछा जाता है 90 से 100, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है एक बारी कि 100 से 90 वाले आपके 90 आईक्यू वाले किस उसमें होंगे, तो ये आपके एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए गिफ्टेड चिल्ड्रन हम कहेंगे किसे। 3 तरीके के आपके मानते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, आपके 3 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि टैलेंटेड स्टूडेंट, क्रिएटिविटी,
और या फिर आपकी इंटेलेक्चुअल, जिसे हम गिफ्टेड भी कह देंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होगी आपकी एवरेज आईक्यू प्लस एक्स्ट्रा आईक्यू। टैलेंटेड बच्चा कैसे कहेंगे, जिसके अंदर एवरेज आईक्यू तो हो प्लस किस चीज़ में मास्टर कर ली है, उसने मास्टरी करी है। क्रिएटिविटी क्या होगी, एवरेज आईक्यू तो उसके अंदर है ही है प्लस कोई उसका ओरिजिनल आइडिया है। तो जिनके पास एवरेज आईक्यू प्लस आईक्यू एक्स्ट्रा होती है उनको हम कहेंगे गिफ्टेड चाइल्ड। इनको सेपरेशन करना चाहिए, इनरिचमेंट करना चाहिए, एक्लेरेशन तो रख करके, मतलब कि इनको बिजी रखने के लिए इनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करानी चाहिए हमें। इमोशनल इंटेलिजेंट के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका। सामवेगिक बुद्धि, ये आपका कंसेप्ट किसने दिया था, आपका ये यही पूछ जाता है कि कंसेप्ट किसने दिया इसके बारे में। और इसके ऊपर एक बुक लिखी थी उन्होंने, बुक का नाम क्या है आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कंसेप्ट जो उनका फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा था वो आपका सैल्वरी मेयर ने यूज़ किया था, सैल्वे मेयर। बुक किसने लिखी है, ये डैनियल गोलमैन। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो अरस्तु ने दी है। अरस्तु कहते हैं तो एनीवन कैन एंग्री get fine but in right time, right amount, right person and right place is difficult। तो एक अरस्तु ने कोट दिया था, इसके ऊपर इन्होंने एक बताई है, एक बात आपकी मैं बता देती हूँ आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आपकी अरस्तु ने एक बात कही, कोट दिया था उन्होंने, एनीवन कैन एंग्री, हर कोई नाराज हो सकता है, गेट फाइन जो बिल्कुल सही है, बट इन राइट टाइम, सही समय पर वो होना चाहिए, सही अमाउंट में होना चाहिए, सही पर्सन पे होना चाहिए, सही प्लेस में होना चाहिए। डिफिकल्ट, आपने सुना होगा कि किसी का गुस्सा किसी पर उतार दिया, उसकी तो गलती भी नहीं थी, उसका तो थोड़ी सी उसने गलती करी थी, उसने तो बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, उस बच्चे को परेशान कर दिया। तो आपको इसलिए अरस्तु ने कहा था कि एनीवन कैन एंग्री, आप इमोशनल होते हैं ना, वो आप सही नहीं दिखा पाते अपनी इंटेलिजेंस से, आपकी बुद्धि सही से काम नहीं करती। तो एनीवन कैन एंग्री, सबको गुस्सा होने का हक है, जो बहुत ठीक है। एनीवन कैन एंग्री गेट फाइन बट इन राइट टाइम, राइट अमाउंट, राइट पर्सन एंड राइट प्लेस इज डिफिकल्ट। तो दिस इज अ कोट ऑफ अरस्तु। तो उन्होंने क्या बताया था आपका, कि उन्होंने बताया था कि ये सभी ना आपके साथ में काम करती हैं, आपकी सोशल स्किल, मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी। ठीक है जी। तो अब आपकी बात करते हैं हम कॉग्निटिव एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग, ये बाई डायरेक्शन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इंटररिलेटिव होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ।
अगर आपसे पूछा जाए मानसिक क्षमताओं के बारे में कि संज्ञान एवं संवेग, ये वर्ड आप यूज़ किए जाते हैं, संज्ञान एंड संवेग। ये आपके कैसे होते हैं, आपके बाई डायरेक्शन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये इंटर रिलेटेड होते हैं आपके। ये आपस में जुड़े होते हैं सिर्फ एक्सेप्ट वन के, जैसे इंडिपेंडेंट। ओनली व्हेन जनॉक सेड इन राइटिंग इन पेपर। ओके देन गिफ्टेड का क्या था आपका, गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं ना उनका भी एक मॉडल दिया गया। ये भी कोई कोई पूछ लिया था, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि रेंजुली ये आपका राइटर है, मतलब इन्होंने दिया था आपका थ्रेडिंग मॉडल। एक आपका क्या था थ्रेडिंग मॉडल में आपका, यहाँ जो बच्चे होंगे ना आपके ये गिफ्टेड होंगे। तो इसके अंदर क्या था, अबव एवरेज एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपकी, अबव एवरेज एबिलिटी होनी चाहिए, और टास्क की कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इस 3 रिंग मॉडल के अंदर आपका ये बताया गया था। अगला हम चलते हैं आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल है। ओके देन ये मैं आपको क्या समझाऊंगी यहाँ पर, आपकी बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये मैंने आपकी स्लाइड्स पहले ही तैयार कर रखी हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको, रुक जाओ तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी मीन्स बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो ये आपका हार्वर्ड गार्डन ने दिया है, जो आपका एक हार्वर्ड गार्डन का ऊपर क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इम्पोर्टेंट है आपका। इंटेलिजेंस में ना आपके क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं, पर आपका ऑनलाइन पेपर है तो आप सभी टॉपिक देख लीजिए। हार्वर्ड गार्डन ने आपकी थ्योरी दी थी, इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, रेदर distinct type of हम ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस सिर्फ या एंटिटी है आपकी, मतलब उसके अंदर बहुबुद्धियाँ होती हैं आपकी। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक मिनट। 8 टाइप की आपकी होती हैं आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस आपकी। ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से अलग होती हैं। सबसे फर्स्ट टाइप की जो होती है एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी आपकी। सबसे पहली जो आपकी होगी वो आपकी होगी लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि जिसे हम कहेंगे, भाषा के इस्तेमाल में समझ में जो अच्छी हो। तो ये कैसे यूज़ होती है, पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट। जो आपकी इंटेलिजेंस में वर्ड स्मार्ट यूज़ करेंगे, रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन, आपके जो वर्ड यूज होंगे। लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, कवि, भाषा वर्ड पकड़ते इनकी बहुत तगड़ी। तो अगर आपकी लिंग्विस्टिक हो जाएगी तो भाषाई बुद्धि की बात होगी, जैसे कि आपका सुनना बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका लिखना बहुत अच्छा होना चाहिए, बोलना बहुत अच्छा होना चाहिए, डिबेटिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए, डिस्कशन में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो तभी आपकी भाषा पर पकड़े ना। अगर आपको बोलना ही नहीं आ रहा, आपको समझ में ही नहीं आ रही कोई सामने वाला क्या कह रहा है, आप अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे उस भाषा में, तो आपकी भाषा ही पकड़ नहीं है।
जैसे जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे जिनका तुम कहते हैं कि स्मार्ट बंदा है, बोलने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में, सब चीज़ में अच्छा है वो बोलने में, तो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है आपका, तो आपकी भाषा का यूज़ कर रहा है, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करने के लिए भाषा ज़रूरी है। तो आपके अंदर भाषाई बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सोशल इंटरेक्शन करना चाहते हैं। मैंने अभी पीछे बताया कि सोशल इंटरेक्शन करने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है आपकी। तो इसके अंदर आपकी ये आपकी बातचीत होती है आपकी। लॉजिकल मैथमेटिकल, इसके अंदर क्या पूछा जाता है आपका, तर्कपूर्ण बुद्धि आपकी आएगी। लॉजिकल मैथमेटिकल आएगा आपका, थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। इसके अंदर क्या है, लाइक एग्जाम्पल आपका APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि वो साइंटिस्ट भी थे, नोबेल प्राइज विनर थे। थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, फैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, वो साइंटिस्ट थे, लॉजिकल मैथमेटिक्स था उनका माइंड। साइंटिस्ट आपके कोई यूं ही नहीं बन जाते, उसके अंदर आपका माइंड उस तरीके से वर्क करता है। नोबेल प्राइज उन्होंने जीते थे। तो आप इस वाली आप इंटेलिजेंस का याद करने के लिए APJ अब्दुल कलाम के नाम एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं आपका। नेक्स्ट इज स्पेटियल इंटेलिजेंस, मीन्स स्थानिक बुद्धि, फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न। एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे इसके अंदर, पायलट, सेलर, पेंटर्स, आपके आर्किटेक्ट्स हो जाएंगे, इंटीरियर्स हो जाएंगे, सर्जन हो जाएंगे, डेकोरेटर्स हो जाएंगे, स्कल्पचर हो जाएंगे आपके। तो ये जो आपके हैं ना, ये सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। सर्जन इसके अंदर यूज़ होता है, और सर्जन आपकी अभी एक और इंटेलिजेंस के अंदर आएगा, तो ये आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर्जन फिर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि वो उसके स्पेटिकल में भी आता है और आपका आगे कोर्स में भी आएगा, मैं बताती हूँ आपको। डेकोरेचर हो गया, अपनी मतलब अपनी कल्पनाओं को, और जो दिशाओं में अच्छे होते हैं जैसे सेलर, ये अपनी कल्पनाओं को आप अपने इमेज बता सके। पेंटर जो होता है, जो दिमाग में होता है, विजुअलाइजेशन होती है, वो आपके इमेज के जरिए पैटर्न के तौर पर आपको समझा पाता है। तो यहाँ पे सर्जन भी इसके अंदर आ जाता है आपका। डेकोरेटर, स्कल्पचर, मूर्तियाँ बनाने वाले। आपकी अगली जो आएगी वो आएगी बॉडीली कैंथेस्टिक। तो यूजिंग होल एंड पोर्शन ऑफ द बॉडी, लाइक यूजिंग होल एंड पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। जैसे कि आपके एथलीट्स होते हैं, आपके डांसर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, और सर्जन आपका यहाँ भी आया है। बॉडली के एंथेस्टिक में आपको पूछा जाएगा, स्पेशल में आपका पूछा जा सकता है, आपका सर्जन से आपका आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है म्यूजिकल। सर्जन सोचता नहीं हो कि बॉडी का एंथेस्टिक में, सबको लगता है सर्जन का क्या यूज़ है इसमें, तो यहाँ पे सर्जन भी आपका आता है, क्योंकि वो भी अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल और क्रिएटिविटी यूज़ कर रहा होता है अपनी। म्यूजिकल में आपका आ जाता है आपका सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स। तो एग्जांपल इसके अंदर हम लेंगे, जैसे यशपाल मुखाते, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स उन्होंने यूज़ किया था। लाइक रसोड़े में कौन है, थोड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। तो उन्होंने एक अपना ढोल पीछे लगाए थे, अपना पैटर्न बनाया था। तो आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। यशपाल मुखाते थे, ये तो बहुत ही फेमस हुआ था कि रसोड़े में कौन है, रसोड़े में कौन है। 1 मिनट।
ठीक है जी, आपको समझ में आ गया म्यूजिकल में आपका, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप दूसरा आपका एक वर्ड आपको दो समझने हैं, एक तो आपको इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक, और आपको समझना है इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिक। तो इंटरपर्सनल दूसरों को समझने की शक्ति, जहाँ पे आएगा आपका इंट्रा मीन्स अपना, ऐसे याद करके रखिए। इंट्रा मीन्स अपना, अपने बारे में सोचना। अवेयरनेस ऑफ वन ओन फीलिंग मोटिव्स एंड डिजायर्स के बारे में सोचना। जैसे संदीप महेश्वरी आपको कहाँ थी मैं, हाँ जी, दूसरों को समझने की शक्ति आपके, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, आपके सोशल वर्कर्स हो गए, रिलीजियस लीडर हो गए। हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी होती है इनमें, जो दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी वगैरह। और अवेयरनेस ऑफ वन ओन फीलिंग मोटिव्स एंड डिजायर्स अपने, तो आपका इंट्रापर्सनल हो जाएगा। 8 आपका आता है नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक बुद्धि, जैसे कि सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो लाइक एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड बर्ड वॉचर्स। मोर ऑफ नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस के ऊपर आपकी बात होगी यहाँ पे, पर इसके अंदर ना एक एम्पिरिकल एविडेंस में लैग करती है गार्डनर की थ्योरी, जैसे कि हम हॉबीज वगैरह का यहाँ लैग करती है ये थ्योरी आपकी। कहाँ पर लैग करती है कि हम मेजर्स नहीं कर सकते इनकी, मतलब आप हॉबीज वगैरह को, तो आप कह नहीं सकते कि हमने वो करी है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, तो आपकी इंटेलिजेंस बुद्धि खत्म हो जाएगी। त्रिबुद्धि सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, त्रिबुद्धि सिद्धांत के ऊपर हम बात करते हैं। ये किसने दी है आपकी, विलियम स्टर्नबर्ग ने। क्या है त्रिबुद्धि सिद्धांत आपका, PCA, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिक बुद्धि आपकी। तो इसके अंदर क्या हुआ है आपका, प्रायोगिक बुद्धि मीन्स आपका कंटेक्सचुअल होना चाहिए, सामने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, सामने वाले प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाए अगर, तो आपकी प्रायोगिक बुद्धि है। क्रिएटिव आपके एक्सपेरिमेंटल एंड फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज, और एनालिटिक में आ जाएगा पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन थिंक एब्स्ट्रैक्टली। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी जिसे हम कहते हैं। इसी प्रकार से एक ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी थी आपकी, वो आपकी लुईस थर्मस्टन ने दी थी। इसे PMA कहते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये 7 थी आपकी।
7 थी ये आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं बट ग्रुप में एक साथ मिलकर काम करती हैं, इसलिए ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ SPNV VMR याद करने के लिए स्पेटियल परपेचुअल नंबर्स आपके वर्बल समझ अच्छे से पाए, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी आपकी बोल अच्छे से पाए, मतलब मेमोरी आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग आपकी हो। यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस समाप्त हो जाती है। एक टॉपिक है आपका, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, मोटिवेशन। अभी प्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती हैं, आपकी एक्सट्रेंसिक और इंटरनल, मतलब आपकी बाह्य और आंतरिक। बाह्य आपकी हो सकती है जैसे सैलरी, आपको मार्क्स मिले, आपको सैलरी आपको दी गई, आपकी बाह्य है। आंतरिक आपकी हो जाएगी जैसे रीजनिंग वगैरह जो आपकी होती है। जैसे स्किनर ने एक बात कही है आपकी मोटिवेशनल के ऊपर, एक आपके पास स्किनर ने भी कही है लाइक मोटिवेशन इज ए नेशनल हाईवे टू लर्निंग। आपकी मोटिवेशन जो होती है ना, वो नेशनल हाईवे हम कहते हैं उसको लर्निंग के लिए। तो मोटिवेशनल साइकिल जो होती है आपकी, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है। नीड होनी चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, एरोजल होना चाहिए, उत्तेजना, गोल डायरेक्टेड होना चाहिए, आपका कोई गोल होना चाहिए तब आप कोई काम करेंगे। अचीवमेंट होनी चाहिए आपकी, रिडक्शन ऑफ एरोजल होना चाहिए कि कैसे कम करना है। एब्राहम मैस्लो ने आपके 5 लेवल बताए हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स पर आधारित आपकी शारीरिक आवश्यकताओं पर, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, फर्स्ट लेवल में आपके आते हैं। तो उन्होंने 5 लेवल आपके बताए हैं लाइक दैट। तो फर्स्ट पे आपका आता है फिजिकल, दूसरे पे आपका आता है सेफ्टी, थर्ड पे आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ पे आपका आता है सेल्फ स्टीम एंड फिफ्थ पे आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है जी। और आपका ज़्यादातर आपका किशोरावस्था के बारे में पूछा जाता है, आपका एडोलसेंस के बारे में, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जो पढ़ते समझ सकते हैं उन वर्डों को, तो मैं आपको समझा रही। चाइल्डहुड होता है आपका, एक आपका एडोलसेंस होता है,
एक आपका एडल्टहुड होता है। तो एडोलसेंस के अंदर होता क्या क्या है आपका, ब्रिज पीरियड भी हम इसे कहते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग पीरियड भी हम इसे कहेंगे। एडोलसेंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपके स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग पीरियड कौन सा है, ब्रिज पीरियड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। ये किसने कहा था आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग पीरियड, स्टैनले हॉल ने। इन्होंने कहा है कि ये जो होती है ना आपकी स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग जो होती है आपकी थ्रेशोल्ड, एक दहलीज, एक चौखट होती है कि आप कहाँ जाएंगे। पीरियड ग्रुप्स का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन पीरियड होता है, परिवर्तन का काल होता है आपका। तो ये आपके एडोलसेंस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं कि ब्रिज पीरियड बताओ, स्ट्रेस होम पीरियड बताओ, थ्रेशोल्ड पीरियड बताओ। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अब आपका कौन सा टॉपिक रह गया है जो मैं बताऊँ, 1 मिनट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी नहीं हुआ है आपका। देखिए लर्निंग एक्सेप्ट क्या होते हैं आपके, कॉग्निटिव डोमेन होते हैं आपके। ये मैं क्लास पर ले चुकी हूँ, आपको वही पीपीटी में आपको समझाती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन पर अभी हमने बात करी है जीन पियाजे के ऊपर। ये दूसरा ब्लूम टैक्सोनॉमी भी है आपके। तो अफेक्टिव डोमेन आपको क्रॉथवेल ने दिया है, साइकोमोटर डोमेन आपका दवे ने दिया है। समझ लेते हैं फटाफट। साइकोमोटर डोमेन में क्या था आपका, इमिटेशन होगी, फिर मैनिपुलेशन होगा, फिर एप्रिशिएशन होगा, फिर आर्टिकुलेशन होगा, फिर नेचुरलाइजेशन होगा, लाइक डांसिंग। मतलब आपकी डोमेन में क्या होगा, क्रियात्मक, जब आप क्रियाएं कर रहे हो, मतलब लाइक डांसिंग हो गया, आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल चलाना हो गया। तो कैसे होता है कि सबसे पहले हम नकल करते हैं, सामने वाला जैसा कर रहा है ना आप उसको वैसे ही करेंगे, आप उसकी नकल उतार करेंगे। फिर हस्तक्रिया होएगी, फिर आप उसको करके दिखाएंगे, आप करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर वो गलत हुआ तो आपका टीचर आपको ठीक करेगा। फिर आप टीचर हो आपके साथ, आप दोनों डांस करोगे तो आप उनका समन्वय हो पाएगा। फिर आप ऐसा हो जाएगा जैसे अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं अगर, तो एक टाइम पर तो ऐसा हो जाएगा, गाने भी सुन लेंगे, साथ में लिपसिंग भी कर लेंगे, डांस भी कर लेंगे, लाइक क्लच भी दबा लेंगे, आप ब्रेक भी दबा लेंगे, आपको सामने भी नजर रहेगी, आप पीछे वो जो बंदा बैठा होता है उससे बात भी कर लेते हैं। तो एंड में जो आपकी स्टेज होती है वो आपकी होती है नेचुरलाइजेशन की, साइकोमोटर के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके आएंगे, ये देखिए कि लाइक आपने नकल करी, 5 स्टेप है। एरर ठीक करेंगे इसके अंदर, आप अपने हस्तक्रिया के अंदर एरर ठीक करके ओरिजिनल में आ जाएंगे। क्लच गियर साथ में दबा लेंगे, जैसे बाइक और कार का अगर हम एग्जांपल लें तो। अफेक्टिव डोमेन इसके अंदर आएगा आपका भावनात्मक उद्देश्य। डिटेल के अंदर ये मैंने आपकी और वीडियो के अंदर डाले हुए हैं, आप वहाँ जाकर ढूंढ सकते हैं आपको ये टॉपिक डिटेल्स में चाहिए तो। लेकिन मैं यहाँ भी आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आई हैं चीज़ें। अफेक्टिव डोमेन मीन्स हिंदी में आपका हो जाएगा भावनात्मक उद्देश्य। ये आपका किसने दिया है, ये आपका क्रॉथवेल ने दिया है। किसने दिया है जी, क्रॉथवेल ने दिया है। इनमें भी आपकी 5 स्टेजेस हैं आपकी। सबसे पहले रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन आपका करेक्टराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप कोई भी चीज़ को रिसीव करते हैं, फिर आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये आपकी क्रिया जो होती है आपकी रिवर्सेबल होती है। लाइक आपने कोई गलत चीज़ बोली तो मैंने आपको मना कर दिया, तो आप वापस उसी स्टेज पे चले गए पीछे, तो आप उसको ठीक करेंगे। अगर हम उसको नेगेटिव या पॉजिटिव दिशा दे देते हैं उसकी, फिर ऑर्गेनाइजेशन लेबल लग जाएगा, परमानेंट लग जाएगा। अगर मतलब आपने जो चीज़ ग्रहण कर लेना फिर आप उसको ठीक नहीं करोगे, आप परमानेंट आपका वही हो जाएगा। और करेक्टराइजेशन मतलब चरित्र निर्माण, भविष्यवाणी हो जाएगी इसके अंदर आपकी कि भैया ये तो चोरी है या फिर ये संति है, लाइक दैट। कॉग्निटिव डोमेन जो है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी का हिसाब, मतलब ब्लूम ने दिया है। तो ये आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य है आपका, लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजेशन, इवलाइजेशन या सिंथेसिस। मैं आपको पूरा बताऊंगी। इसके अंदर नॉलेज के अंदर होता है लाइक रटना, ओनली हम रटेंगे ही जी, रट्टा लगा लिया। अंडरस्टैंडिंग आप गुणा भाग करना सीख जाएंगे, जमा घटा करना। एप्लीकेशन आप प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो होते हैं आपके पढ़ के, आप थ्योरी वाले क्वेश्चन जो होता है आप पढ़ के समझ लेंगे। एनालाइज के अंदर होता है कि आप उसको सबको एनालाइज कर पाएंगे, आप कहाँ गलत है। इवलाइजेशन आपका मूल्यांकन कर पाएंगे आप अपना। सिंथेसाइजेशन में आप एक थीसिस भी लिख पाएंगे आप अपनी। तो ये पहले 1956 में आपकी पहले सिंथेसिस होता था, उसके बाद इवोल्यूशन होता था, लेकिन 2001 में
इसको इवोल्यूशन पहले कर दिया गया और सिंथेसिस आपका बाद में कर दिया गया। ओके देन, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हमारा क्या बचा है? अब हमारा बचा है एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बारे में बात करते हैं हम थोड़ी। तो अब हम बात करेंगे आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, समावेशी शिक्षा के ऊपर। समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? मीन्स एजुकेशन टू ऑल। मीन्स सेग्रेगेशन नहीं करना, हमें अलग थलग नहीं करना चीज़ों को, सब कुछ साथ लेके चलना है, अलग थलग नहीं करना कभी भी। समावेशी शिक्षा क्या होती है आपकी? आपके वर्ड यूज किए जाते हैं इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है आपका, सिस्टम चेंज कर दो आप पूरा का पूरा भले ही, पर आप चाइल्ड को चेंज नहीं कर सकते। जैसे उसकी नीड है आप उसको वही दोगे, ना कि आप बच्चा बदलने की कोशिश करोगे। आप अपने सिस्टम को बदलने की कोशिश करोगे, बच्चे को सिखाने की कोशिश करोगे। इसके अंदर एक यूज होती है आपकी टर्म बाला बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप सिस्टम चेंज कर दो, बट आप चाइल्ड चेंज नहीं कर सकते। उनकी नीड जैसे होती है, जैसे विजुअली चैलेंज बच्चे हुए, ऑडिटिव फिजिकल डिसेबिलिटी हो उनके अंदर, तो उनको नीड क्या क्या है वो आप अपने सिस्टम चेंज करेंगे और उनको फैसिलिटीज़ देंगे जैसे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को कहो कि भैया हमारे यहाँ नहीं है ये फैसिलिटी, आप वहाँ चले जाओ, ये गलत चीज़ है। आपको सारी फैसिलिटी आपको चिल्ड्रन को देनी होगी। आप अपने स्कूल को चेंज करें, आप अपने सिस्टम को चेंज करें कि वो बच्चे भी आपके स्कूल में आ सकें, ना कि आप ये कह दें कि हमारे में वो चीज़ें नहीं हैं तो आप कहीं और जाके देखिए। वो नहीं होना चाहिए। और गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं आपके? प्रतिभाशाली बच्चे। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं आपके? जो आपके 140 या आपके 130 प्लस IQ के होते हैं। 160 प्लस वाले, 160 प्लस वाले नहीं आएंगे इसके अंदर। इनके अंदर क्या होता है, क्यूरियस होते हैं, मेमोरी होगी इनमें, क्रिएटिविटी होगी। तो इनकी स्ट्रेटजी फॉर इंटेलेक्चुअल ब्राइट चिल्ड्रन के लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए वर्ड यूज होता है कि इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन भी यूज होता है। तो इसके लिए हमें रिच करिकुलम करना चाहिए, आपका समृद्ध पाठ्यचर्या बनाना चाहिए, ग्रेड एक्लेरेशन करना चाहिए, ग्रेड त्वरण करना चाहिए, स्पेशल क्लासेस लेनी चाहिए, इनकी विशेष कक्षाएं लेनी चाहिए, एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए, क्षमता समूहन करना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करनी चाहिए, आत्मनिर्देशन में इनको सिखाना चाहिए। बाकी आपकी आती हैं कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं आपकी ज़्यादातर। फर्स्ट डिसेबिलिटी आपकी जो आपके ज़्यादातर पेपर में आती है डायलैक्सिया। डायलैक्सिया हम एल से समझेंगे, लैक्सिया से मीन्स लर्निंग प्रॉब्लम, लर्न में दिक्कत। लर्न में दिक्कत का मतलब हुआ आपका रीडिंग में प्रॉब्लम है आपको,
लाइक अगर पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अगर आप 100 को वॉस पढ़ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको डायलेक्सिया की प्रॉब्लम है। सेकंड आपकी आएगी डायस्कैल्कुलिया, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है इसमें। अफेजिया, इसमें क्या होता है, आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत होती है, आपको लैंग्वेज सीखने में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी आपको इसमें। डिस्ग्राफिया, या ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। राइटिंग में प्रॉब्लम है आपको। फिफ्थ नंबर इज, ये पूछी जाती है आपके ज़्यादातर, डायस्प्रैक्सिया, मीन्स मोटर स्किल में प्रॉब्लम है आपको। शूलेस दिक्कत हो रही, शूलेस बांधने में आपके, लाइक एग्जांपल पेन पकड़ने में आपको दिक्कत है, शूलेस बांधने में आपको दिक्कत है, तो मोटर स्किल में प्रॉब्लम हो जाती है आपको। सिक्स्थ इज ADHD, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एंटी डेफिशिट हाइपर डिसऑर्डर। टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है इसके अंदर। सेवंथ आपकी ऑटिज्म, सोशल नहीं होगा, कम्युनिकेट में प्रॉब्लम है, रिपीट कर करके बोलेगा, कम्युनिकेट में प्रॉब्लम है जिसको। और नोट क्या है, ये ऑटिज्म जो होता है आपका कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है आपका। ऑटिज्म की आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटी होती है, पूरी तरह से ठीक होने में आपको टाइम लगता है और कभी कभार नहीं भी होती हैं, काम करना पड़ता है इन पर। अब हम पढ़ते हैं PW एक्ट के बारे में। PW एक्ट क्या है आपका, 1995 में ना, में इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ आपकी शामिल की गई थी। बाद में इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस किए गए इस एक्ट को, उसको नाम दिया गया द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसके अंदर आपकी 21 डिसेबिलिटीज़ डाली गई हैं, जिसे हम कह देते हैं
PWD एक्ट 2016 जिसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, comes under the Ministry of Social Justice and Empowerment, and second it comes into force from 15 जून 2017 से ये लागू कर दी गई थी। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर 40% से जो अधिक डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं ना उनको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। 3 to 4% की जॉब्स मिलती हैं, जैसे कैरिबल पैल्सी, ब्लाइंडनेस, लो विजन। तो ये आपका ना उसके अंदर कोटा होता है एक तरीके से, 3-4% जॉब इनके लिए आपकी रिजर्व होती है। टेरिसोमी 21 जिसे ड्रोन सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्लड में होने वाली दिक्कत होती है इसे, तो इन सब की आपकी जॉब से रिजर्व होती हैं, सरकार की तरफ से बेनिफिट्स होते हैं एक्ट के थ्रू। तो आपका अगला आएगा आपका RTE 2009 मीन्स राइट टू एजुकेशन। इसके अंदर क्या क्या होता है आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट 2022, 86 इसके अंदर संशोधन किया गया। आर्टिकल आपका ये 21A है, 6 to 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है आपने। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ है। पनिशमेंट नहीं होगी, बच्चों की फ़ीस नहीं लगेगी। इन गवर्नमेंट स्कूल आपकी पनिशमेंट नहीं दोगे, प्राइवेट स्कूल में भी आपकी फ़ीस 25% होगी। नो स्क्रीन टेस्ट। इसके अंदर और क्या होता है आपका 200 डेज आपका 1 to 5th की क्लास आपको लगानी है, और 220 दिन आपके 6 to 8 की क्लास लगानी है आपको। इतने दिन आवर्स कितने होते हैं इसके अंदर कि 800 घंटे पढ़ाई होनी ही चाहिए। 1 to 5th में 1000 घंटे जो आपके हैं वो 6 to 8th में। इन 1 वीक टीचर्स जो है वो 45 आवर्स काम करता है। रेशो क्या होता है स्कूल के अंदर इसका, प्राइमरी में 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, और उसका 6 to 8 में आपका 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, जो आज के टाइम में 40:1 कर दिया गया है। पैंतीस 35:1 होता है, पर 40:1 के ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे आपकी NCF 2005। सबसे पहले जो NCF आया था आपका नेशनल करिकुलर फ्रेम आपका, ये 1975 में आया है। उसके बाद ये 1988 में, उसके बाद 2000 में, और जो अब चल रहा है वो 2005 का चल रहा है NCERT इन इंडिया में। 4 NCT आपके आ चुके हैं। NCF आपके शिक्षा बिना बोझ के पर्सपेक्टिव ऑफ NCF को होता है कि रटने को बढ़ावा नहीं देना, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करो, एग्ज़ाम को फ्लेक्सिबल बनाना, करिकुलम को इनरिच बनाना, बच्चे बोल सकें। तो ये आपका सब NCF के अंदर बताया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी समाजीकरण के ऊपर। समाजीकरण के अंदर क्या होता है कि बच्चे क्या चीज़ों को अडेप्ट करें, नॉर्म्स, वैल्यू, स्टैंडर्ड एजेंसीज जैसे होती है फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल्स, मीडिया, नेबर, ये आपकी एजेंसीज होती हैं।
टू टाइप्स की आपकी एजेंसी जैसे मानेंगे हम, तो क्या होती है टू टाइप्स की एजेंसी आपकी? एक होगी आपकी प्राइमरी, ये क्वेश्चन आना ही आना है आपका। एक एजेंसी बताओ आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी की, तो इसके अंदर प्राइमरी में आपकी आती है फैमिली, सेकेंडरी में आपके आ जाएगा स्कूल। ये आपके एक्टिव होते हैं फैमिली एंड पीयर ग्रुप्स, जहाँ पे बच्चा इंटरेक्ट करता है। पैसिव होती है आपके जैसे पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह। फास्टर स्टेज सोशल क्या होती है? जहाँ बच्चा जल्दी सब सीखता है। फास्टर स्टेज क्या होती है आपकी? अर्ली चाइल्डहुड। और गहन कहाँ पर होती है आपकी? एडोलसेंस में। जेंडर बाइस के ऊपर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के ऊपर, जेंडर न्यूट्रल के ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ा सा जानते हैं जेंडर के बारे में अब। व्हाट इज जेंडर, व्हाट इज लिंग? तो जेंडर क्या होता है आपका? एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। सेक्स के बारे में अगर बात हो तो आपका ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। लिंग रूढ़िवादिता। क्या होती है आपके जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या लिंग रूढ़िवादिता की? समाज से पहले ही चली जो धारणाएं आ रही है ना, आप उसी को मान लें और उसके तरफ ही आपका झुकाव हो जाए और आप उसी को मानकर आगे चलें, आप अपना दिमाग ही ना लगाएं, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होंगी लिंग के प्रति। और आपको पूछा जाए जेंडर बाइस, मीन्स पक्षपात, एक तरफ ही झुकाव ना, तो मतलब लड़कियां अच्छी हैं तो लड़कियां अच्छी हैं, लड़के अच्छे हैं तो लड़के अच्छे हैं। जेंडर बायस हम करेंगे कि लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां नहीं कर सकती, ये जेंडर बायस होता है आपका। जेंडर न्यूट्रल भी वर्ड यूज किया जाता है। मीन्स समता। टीचर की भाषा में इक्वलिटी हो। कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का यूज करें, चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन का यूज करें, क्योंकि ये एक तरीके से समता होगी। अगर हम चेयरमैन कहते हैं तो मीन्स मैन को आप दे रहे हो ज़्यादा। अगर वहाँ पे वुमन भी बैठी है तब भी हम बोलेंगे सर चेयरमैन है, तो ये आपकी चेयरमैन है वो भले, तो ये गलत है ना। व्हाट इज चेयरमैन, तो आपको कहना चाहिए चेयर पर्सन यूज होना चाहिए। वहाँ पर कैमरा मैन बोलते हैं, तो कैमरा मैन जो हो सकती है वो वुमन भी तो हो सकती है, तो कैमरा वुमन तो नहीं बोलते, हम उसको भी कैमरा मैन ही बोलेंगे, तो ये गलत है। तो वहाँ पे हमें कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन को यूज़ करना चाहिए। तो ये आपका जेंडर न्यूट्रल में आ जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो। चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन यूज़ की जाती है आपकी आजकल, इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं हम।
इसके अंदर आपका क्या होता है हम आपको बता देते हैं। चाहे स्कूल चिल्ड्रन प्ले मेन रोल। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है, स्कूल्स जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, प्ले मेन रोल करते हैं आपके। जैसे एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो करिकुलम जो होता है वो चाइल्ड की नीड के अनुसार बनाया जाएगा, ना कि टीचर की नीड के अनुसार कि मैं उसने कैसे पढ़ाना है। आप बच्चे के हिसाब से बनाएंगे कि चाइल्ड की नीड क्या है, उसके हिसाब से आपकी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपका करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए, किस बच्चे की क्या क्या नीड है। ठीक है जी। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं आपके। पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे भी आपके टीचर सेंटर्ड को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि बच्चों की सोच जो होती है ना, वो काइंड टाइप अलग अलग होती है, मात्रा अमाउंट सेम होती है। जॉन लोग मानते थे कि बच्चा खाली बर्तन है, पर ऐसा नहीं था। टीचर सेंटर टू चाइल्ड सेंटर मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल देके आपका। एक जैसे पहले होता था, छोटी क्लासों में भी देख सकते हैं, आजकल बड़ी क्लासों में तो अभी ये नहीं किया गया है, पर पहले टीचर यहाँ है अगर तो सारे स्टूडेंट ऐसे बैठे होते थे। पर आजकल क्या होने लगा, ग्रुप लर्निंग होने लग गई है। उसमें क्या होता है कि टीचर बीच में रखा जाता है और सारे बच्चे ऐसे बैठे होते हैं कि सब बच्चों को अटेंशन मिले। तो ये होता है टीचर सेंटर टू चाइल्ड सेंटर, कैसे एजुकेशन आपकी गई है। प्रोग्रेसिव स्कूल, एटीन 96 जॉन डियो ने दी है ये थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। सोशल स्किल्स होंगे आपके प्रोग्रेसिव स्कूल में, कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क कराया जाएगा। डीएम्पैथाइजेस ऑफ टेक्स्ट बुक को आपको नकारा जाना चाहिए, मतलब या कम यूज़ करा जाना चाहिए। आपको वैसे बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चों को यूज़ कर करके। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, भाषा विकास में अगर हम कहें तो आपकी फास्टेस्ट, क्रिटिकल और सेंसिटिव स्टेज कौन सी होगी, अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 ईयर की। प्रोफेसर स्मिथ ने क्या कहा आपके कि बच्चा जो 1 साल का होता है ना, वो आपका 3 वर्ड्स जानता है। 2 साल का 272 वर्ड, 5 साल का 2072 वर्ड, 3 साल का करीबन 900 से 1000 वर्ड, 4 साल का करीबन 1500 वर्ड। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे आपके, क्या होंगे आपके 3 कारक होंगे जो भाषा को प्रभावित करते हैं। सोशल फैक्टर आपका, एजुकेशनल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर और डिसऑर्डर्स।
अगर हम पूछें आपसे स्टेजेस ऑफ आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेजेस क्या होती हैं, अगर हम पूछें आपसे कि बच्चा कोई या फिर कूकना कब शुरू कर देता है, ब्लैबरिंग करना कब शुरू करता है, वो बलबुलाना मीन्स वन वर्ड कब शुरू करता है, टू वर्ड, या और लॉन्गर अटरेंस कब होता है आपका, वाक्य वगैरह कब, ये आपका 6 वीक में हो जाता है ज़्यादातर, मतलब बच्चा जब आपका 1.5 मंथ का होता है या फिर 6 मंथ का, 6 वीक का। ब्लैबलिंग को 6 मंथ में करना शुरू कर देता है आपका बच्चा, जो होता है आपका ब स प बोलना शुरू कर देगा 6 मंथ में। 1 ईयर में वो आपका 1 वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे माँ पा। 18 से 24 महीनों में वो आपका टेलीफोनिक शॉर्ट सेंटेंस का मतलब 1-2 वर्ड आपको बोलना शुरू कर देगा। लॉन्गर अटेंडेंस वो 2 से 4 साल में बोलता है लंबे शब्द आपके। ये पेपर में आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। आपको जितना ही मैंने बताया ना, पेपर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो आते ही आते हैं। लैंग्वेज और थॉट्स के ऊपर ना आपकी पाइगेट एंड वाइगोस्की की थ्योरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पियाजे, ये आपके वाइगोस्की। तो इन्होंने क्या किया कि विचार भाषा से पहले आता है। ये बोलते हैं कि जो विचार है ना आपके दिमाग में, वो भाषा से पहले आ जाएगा, भाषा बाद में आएगी। पर वाइगोस्की बोलते हैं कि विचार भाषा अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, आप लिख लीजिए। वो बोलते हैं कि प्राइवेट स्पीच काम की नहीं होती, पियाजे कहते हैं। ईगोसेंट्रिक स्टेज भी आपके, पर वो बोलते हैं कि निजवा काम की होती है, जो बच्चे 2 से 6 साल में आपस में बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है भाषा के लिए। थर्ड आपकी कॉग्निटिव, भाषा का कोई रोल नहीं है पियाजे में, भाषा बहुत ज़रूरी संज्ञानात्मक विकास के लिए है, ये आपके वाइगोस्की ने कहा है। ये बोलते हैं कि सामाजिक विकास पहले होता है, मतलब कि आपका इंटर साइकोलॉजिकल पहले होती है। इंटर जो होती है ये सामाजिक आपका विकास से पहले हो जाता है। इंटर आपका, यहाँ बोल रहे हैं कि जो इंट्रा है सामाजिक जो होता है वो विकास बाद में होता है। ठीक है जी। स्किनर जो होते हैं वो अनुकरण करके भाषा सिखाते हैं आपके। चोमस्की जो होते हैं वो इनेट एबिलिटी बोलते हैं आपके। लैड, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये सब मैं आपको अभी बता देती हूँ, 1 मिनट सर। थोड़े थोड़े से इनके नोट्स मेरे बने हुए हैं, वो तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी वगैरह। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। डिटेल में नहीं ज़्यादा जाएंगे, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वहाँ तक ही हम करते हैं। तो ये आपका क्या होते हैं, जो वृद्धि होती है आपकी ग्रोथ होती है ना, वो मात्रात्मक और परिणात्मक दोनों होती है, मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होती है। नहीं, यहाँ बोथ नहीं होती है, आपका और होता है, या तो आपकी क्वांटिटेटिव होएगी या आपकी क्वालिटेटिव होएगी। पर जो डेवलपमेंट में होता है ना, वो आपका बोथ आएंगे, कि विकास जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होगा। और सेकंड आपका, इसमें आपके फिजिकल चेंज होते हैं, वृद्धि में आपके शारीरिक परिवर्तन होंगे।
इसमें आपके शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी परिवर्तन होंगे, शारीरिक भी होंगे और व्यवहारिक परिवर्तन भी होंगे। इसके अंदर आपका क्या होता है, एक्यूरेट मेजर नैरो संकुचित या लिमिटेड। इसके अंदर आपका मापना कठिन होता है, आपका विकास क्या, आपका कितना विकास हो गया है उसका अवलोकन करना कठिन होता है। ये एक ब्रॉड टर्म है और ये आपकी एक नैरो टर्म है, और एक समय के बाद ये रुक जाती है वृद्धि आपकी, फोर्थ आपकी रुक जाएगी एक समय के बाद, और ये आपकी जीवन पर्यंत चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ टाइम आपका विकास होगा। तो आपका इस टेबल से थोड़ा सा आपको वृद्धि और विकास में आपको फर्क दिखाई दे जाएगा कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं आपके, इसको हम कहते हैं PCSE। सबसे पहले आपका आएगा फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड आपका आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड आपका आएगा सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, फोर्थ आपका आएगा इमोशनल डेवलपमेंट। एक हम मोरल डेवलपमेंट भी लेते हैं 5th नंबर का, पर इसको आजकल हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शामिल कर लेते हैं, जिसका लैंग्वेज डेवलपमेंट दिमाग का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में क्रिएटिव होता है। ये मैं आपको बताती हूँ अभी, एक मिनट। इसके अंदर ही आपका सोशल वाले के अंदर ही आपका हम मोरल डेवलपमेंट भी ले लेते हैं। इसको अलग से नहीं लेता इसलिए हम 3 ही बनाते हैं, और कॉग्निटिव के अंदर आपका हम लैंग्वेज डेवलपमेंट ले लेते हैं, जिसके अंदर दिमाग की लेफ्ट साइड में होता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट साइड में आपका क्रिएटिव माइंड होता है। तो हिंदी में इसको कहेंगे शारीरिक विकास, सेकंड संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सोशल इमोशनल मतलब आपका सामवेगिक विकास। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन जो होता है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट में। लेफ्ट में आपका रेगुलर राइट पार्ट ऑफ बॉडी होता है, लेफ्ट जो ब्रेन होता है वो आपकी राइट बॉडी को चलाता है, और जो राइट ब्रेन होता है वो आपकी लेफ्ट बॉडी को चलाता है। और लेफ्ट साइड में आपका क्रिएटिव लैंग्वेज होती है और राइट साइड में आपका क्रिएटिव माइंड होता है, और ये आपस में ना सारे इंटरेक्चुअल होते हैं। तो इसके अंदर जो आपका जिसमें चारों होंगे ना, ऐसे ये PCSE आप ले लेंगे, तो इसके P के अंदर आपका हो जाएगा फिजिकल में आपके मोटर डेवलपमेंट की, साइकिलिंग, क्राइंग, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह सबकी आपकी जो होती है फिजिकल ट्रेनिंग में होती है आपकी। मोटर डेवलपमेंट में आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसिशन वर्क समझ लेते हैं। फर्स्ट में आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, मीन्स मोटर डेवलपमेंट, तो मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप की होती है आपकी, ग्रॉस एंड फाइन, स्थूल एंड सूक्ष्म। इसके अंदर आपके आर्म लेग यूज करेंगे, आप साइकिल चलाना हो गया आपका, स्किपिंग हो गया जिसके अंदर, और इसके अंदर आपका आ जाएगा गिटार, राइटिंग करना, बुनाई करना, कढ़ाई करना, पेंटिंग करना, वो जो आपका है वो आपका सारा फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ पे ब्रेन इंटेलेक्ट हो आपका, ब्रेन यूज हो, जहाँ पर नॉलेज बिल्डिंग हो, लैंग्वेज लर्निंग हो आपकी, वो आपका सारा यहाँ आ जाएगा। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन मैंने आपको अभी समझा दिया। मेमोरी हो जाए आपकी, रीजनिंग हो गई, परसेप्शन हो गया, ये आपका सारा कॉग्निटिव में आता है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन आपका,
सोशल डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू, रूल्स, नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर। देन फोर्थ आपका हो जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट, इसके अंदर आ जाएगा आपका कलर ऑफ लाइफ, कोऑपरेट करना सीखते हैं हम इसके अंदर आपका। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, फैक्टर आपके क्या इफेक्ट करते हैं, आपके हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आपके 2 फैक्टर हैं जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ये कि क्या प्रभावित करते हैं आपके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, नर्चर एंड नेचर की थ्योरी जो इसमें आती है। जैसे कि इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, जब कोई बीमारी है, हेल्थ खराब है, इंटेलिजेंस आपका, आपके थॉट प्रोसेस में कमी है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से फूड नहीं मिल रहा आपको, प्रॉपर कल्चर नहीं है आपका, सोसाइटी नहीं आपको अच्छी मिलती, इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, आपके पैसा नहीं है तो आप दिमाग कैसे लगाओगे, पैसा कमाओगे कैसे, इन्वायरमेंट नहीं है, अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, वो आपका सब उसमें आ जाएगा। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है आपकी, हर लॉक में दी है ये आपका। फर्स्ट स्टेज इज प्रीनेटल, 40 वीक तक, 9 महीने 10 दिन। सेकेंड इज इन्फेंसी, 0 से 2 साल तक। सबसे तेज बुद्धि इसी में होती है आपकी आफ्टर बर्थ के बाद। थर्ड आपकी आती है चाइल्डहुड, 2 से 12 साल। चाइल्डहुड भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड आपका, 7 से 11 आपका उत्तर बाल्यावस्था। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा लैंग्वेज लर्न पूछी जाए तो आपकी अर्ली चाइल्डहुड में होती है। फोर्थ आपका आता है एडोलसेंस, 12 से 19 साल में। थोड़ा सा हम अर्ली चाइल्डहुड के बारे में और लेटर चाइल्डहुड के बारे में सीख लेते हैं। इसी में प्लेज भी कहते हैं। प्लेज अगर आपसे पूछा जाए तो अर्ली चाइल्डहुड, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपसे। प्री गैंग पूछी जाए अगर आपसे, प्री गैंग एज कौन सी होती है, प्री स्कूल एज कौन सी होती है आपकी, लर्निंग डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ होती है आपकी, वो भी सब आपका अर्ली चाइल्डहुड में होता है। इसको गैंग एज बोलते हैं एंड स्कूल एज बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स रह गए, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें ज़्यादातर आपके एक तो डेवलपमेंट आपके पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, देन हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके अंदर आपके जो होते हैं 10 सिद्धांत होते हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, तो उसमें से कुछ मैं बताती हूँ। एक तो होता है आपका वार्म टू टॉम्ब, निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। प्रिंसिपल टू कंटिन्यूस एंड वार्म टू टॉम्ब, गर्भ से कब्र तक का डेवलपमेंट होता है, मतलब
चाइल्ड डेवलपमेंट आपका यहाँ से लेके ये प्री नेटल स्टेज जितनी भी मैंने आपको बताई हैं अभी 4 स्टेजेस, वो सब आपके वॉर्म टू टॉम स्टेज में आती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस वॉर्म टॉम की स्टेज आपसे पूछी जाए तो अगर। दूसरा आपका होता है कि जो आप अपनी दिशा का सिद्धांत आपका होता है कि आप बच्चा कैसे होता है। तो एक होती है आपकी सेफेलोपोडो, ये इंपॉर्टेंट है आपके दोनों का, आपसे गर्भ वाली और सेफेलोपोडल सीक्वेंस आपका हिंदी में इसको कहते हैं सिरोध पतोन्मुखी। तो इसमें क्या होता है, सिर से पैर तक होता है आपका विकास, कि पहले बच्चा आपका सर संभालेगा, फिर पैर संभालेगा, फिर हाथ संभालेगा, इस टाइप से। कि मतलब जैसे कि ये तो बच्चा पहले सर से आपका पैरों तक विकास होता है। दूसरी आपकी है पैरोक्सिमोडिकल समीपस्थ दूरस्थ विकास, हिंदी में कहेंगे इसको। पैरोक्सिमोडिकल सिद्धांत सेंटर से बाहर की तरफ आपका सारा वो होता है विकास, इसके अंदर आपको ये बताया जाता है। देन आपका विकास का एक स्थिर पैटर्न होता है, एक अनुक्रम होता है, एक सीक्वेंस में सीखते हैं, लगातार चलता है आपके सारे, और आपके प्रिंसिपल्स इसके अंदर आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपके 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी कराई हुई है, वो आप देख लीजिए। इसके बाद ये तो इसी तरीके से अगर आप मेरी ये क्लास कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आप CDP में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर रखा तो आप एक ये वीडियो देख लीजिए, आपको रिवीजन अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपके इससे रिवीजन हो जाएगी। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो आप ये एक वीडियो देख लीजिए मेरे कहने से। मेरे 100 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने इससे पहले कुछ वीडियो डाली, वो देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे सीटेट के अंदर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and comment in my section if you any problem in these topics. I will always reply you, and thanks for watching my video.